आप सबके लिए लेकर के आ गया हूँ हनुमान सीरीज का लेक्चर 2, जहाँ से आपको 500 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। जहाँ से आपको कितना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे? 500 ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होंगे। लेक्चर 1 में हमने लगभग 450 यानी 350 से ज़्यादा यानी 400 के आसपास हमने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था। इसमें 500 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही में मैं आपको लास्ट में ये बताऊँगा कि आपको PDF कहाँ मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका PDF लेक्चर 1 का भी एंड लेक्चर 2 का भी। अगर यह लेक्चर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी बुक से जो होता है ना ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटेगा, और एकदम क्विक रिवीजन की तरह एंड एकदम एक्यूरेट करेक्ट आंसर के साथ में आज आपको यह क्लास करवाने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है 6 नंबर, एक लेख और एक पत्र। और इससे पहले 1 से लेकर के 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है लेक्चर 1 हनुमान सीरीज में। आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। एक लेख और एक पत्र के लेखक हमारे कौन है? भगत सिंह जी है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपको क्या याद रख लेना है, 23 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था। भगत सिंह का शहादत यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये पैतृक जन्म स्थान उनका कहाँ है? पंजाब है। तो वो नहीं पूछेगा, तो आपको सिर्फ ये याद रखेगा, पूछेगा आपसे कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको क्या याद कर लेना है कि पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के माता एंड पिताजी का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो माता जी का नाम विद्यावती है एवं पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह जी है। भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो आपको क्या याद रख लेना है? षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो चाचा जी थे। अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो आपको क्या याद रख लेना है? मांडले जेल में। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो आपको क्या याद रख लेना है? भाई थे। भगत सिंह बचपन में ही किसके अधीन प्रभावित थे? किसके अधीन प्रभावित थे? तो आपको क्या याद रखना है? करतार सिंह सराभा से। करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई थी? तो 1915 ईस्वी में। भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह की मृत्यु यानी मौत कैसे हुई थी? तो जेल के यातायात के कारण हुई थी इनका मृत्यु। भगत सिंह का गांधी जी से मोह भंग कब हुआ था? मोह भंग कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। आपको ये पता भी होगा कि अहिंसा के पुजारी हमारे गांधी जी है और हिंसा के पुजारी हमारे भगत सिंह जी है। जो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा से ही देश आज़ाद हो सकती है, लेकिन हमारे भगत सिंह कहते हैं कि लात का भूत बात से नहीं मानने वाला, यानी हिंसक थे हमारे प्रिय भगत सिंह जी। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था? तो आपको क्या याद रख लेना? 1926 ईस्वी में। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका था? तो 1929 ईस्वी में। चंद्रशेखर आजाद के साथ भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। अछूत समस्या के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। मत वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता, जिसे कोलकाता भी कहते हैं। भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ी थी? तो 1923 में ही पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कब आए थे? तो 1923 में। प्रताप के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह ने किसकी आत्मकथा का अनुवाद किया था? तो डॉन ब्रीन का। मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक कौन है? भगत सिंह जी है। कहाँ की सरदार छात्र को राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा करती है? पंजाब। क्या? पंजाब। छात्र को राजनीति में भाग लेने के विरोध विद्वान कौन थे? तो आपको क्या याद रख लेना है? ईश्वर चंद्र नंदा जी। प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो आपको क्या याद रख लेना है? अर्थशास्त्र के विद्वान थे। कौन हमारे अर्थशास्त्र के विद्वान कौन थे? तो क्रोपोटकिन। इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़े? जर्मनी के। आत्महत्या को क्या कहा गया है? अपराध। जो भगत सिंह कहते हैं ना, जो आत्महत्या कर लेता है ना वो कायर है। आत्महत्या को अपराध माना गया हुआ है निजी जीवन में भी। एंड ये हमारे भगत सिंह एक लेख और एक पत्र में लिखते हैं। 7 नंबर चैप्टर आता है ओ सदा निडर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था? तो 14 मई 1978 ईस्वी में हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है?
तो आपको क्या याद रखना, शाहजहां उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA किए हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओ सदानेरा गद्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है यह। ओ सदानेरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्गृत है, तो बोलते छंद से। ओ सदानेरा किस नदी को कहा गया हुआ है, तो गंडक नदी को। ओ सदानेरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन है, तो चंपारण का। क्या, चंपारण का। ओ सदानेरा पाठ कहाँ का वर्णन किया गया है, तो गंडक नदी के क्षेत्र का। जगदीश चंद्र माथुर का एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे, तो मंत्री भी थे। हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी है ना, साहित्यकार के साथ साथ एक मंत्री भी थे। कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे, कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। कितना का, 12 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता दीजिएगा, वरना मैं भी बता दूंगा। वहाँ पर आप लोग बस एक कमेंट कीजिएगा, आपको 2 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगा। हरसिंह देव किस वंश के राजा थे, तो कर्णा वंश के। क्या, कर्णा वंश के। कर्नाट वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश का प्रथम राजा कौन थे, तो नान्य देव। हरसिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ, गयासुद्दीन तुगलक से। चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए, 20वीं शताब्दी में। ये VVI है। क्या, ये VVI है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका VVI है, आप इसे रट ही लीजिएगा, ये पूछ भी सकता है आपके 2026 के एग्जाम में। चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पद अर्पण कब हुआ था, यानी चंपारण में गांधी जी कब आए थे, तो आपको क्या याद रख लेना है, 1917 में आए थे, 1917 ईस्वी में आए थे। भितिहरवा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी, MN साहब का। कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी, भितिहरवा में। पुंडलिक जी कौन थे, तो आपको क्या याद रख लेना है, पुंडलिक जी कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। लोहिया से निकलकर भीखनाथोड़ी तक कौन सी नदी जाती है, पंडई। सरैयामन में आकर्षक का केंद्रीय क्या है, ताल। सरैयामन कहाँ है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, तो बेतिया से 4 मील दूर है, बेतिया से 4 मील दूर है। तो आपको क्या याद रख लेना है, तो आपको पूछेगा कि सरैयामन कहाँ है, तो बेतिया से 4 मील दूर। AMN साहब किस कोठी के माली थे, किस कोठी के माली थे, तो चंपारण में इनका बहुत चलता था, चंपारण में इनका बहुत चलता था। आपको क्या याद रखें, इसका चंपारण में बहुत चलता था। 8 नंबर चैप्टर देख लीजिए आप लोग। पाठ 8 जिनका नाम है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ जो बॉर्डर पर लड़ने जाता है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, तो मोहन डाकेश जी। मोहन डाकेश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। मोहन डाकेश की मृत्यु कब हुई थी, 1972 ईस्वी में हुई थी। मोहन डाकेश जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में। मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या है, तो मदन मोहन गुलगानी जी, गुललानी जी। सिपाही की माँ गद्य की कौन सी विधा है, तो एकांकी है। मोहन डाकेश के पिता का नाम क्या है, तो करमचंद गुललानी है। मोहन डाकेश ने सरिया नामक पत्रिका का संपादन कब किया था, तो 1962 ईस्वी में किया था। मोहन डाकेश ने मुंबई के किस कॉलेज में अध्यापक किया, एल्फिंस्टन में किया था। मोहन डाकेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक कब आरंभ किया था, तो 1960 ईस्वी में किया था। क्या, 1960 ईस्वी में। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया हुआ, यानी उद्धृत है, तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से भी लिया गया हुआ है। एक औरत का चेहरा के अनुवादक है कौन, मोहन डाकेश जी है। मानक मतलब सिपाही, सिपाही की माँ का नाम क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, बिस्नी। मानक किसे कहा जाता है, सिपाही को, तो सिपाही की माँ के नाम क्या है हमारे, बिस्नी, मतलब मानक की माँ के नाम क्या है, बिस्नी है। मुन्नी के गांव में डाक किस दिन आता है, तो मंगलवार के दिन। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो पत्र लेने। घर पर मानक का इंतजार क्यों हो रहा है, बहन की शादी के लिए। रिफ्यूजी लड़की गांव में क्या मांगती थी, भोजन। मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था।
यह एक क्या है हमारा, यह एक कल्पना है, यह एक सपना है। आप इसे रियल मत समझ लीजिएगा, यह एक सपना है। हमने भी पढ़ा था, जब हमारे सर पढ़ा रहे थे तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ गई थी। यह चैप्टर इतनी अच्छा है ना, आप लोग इसे डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपको आंख में आंसू आ जाएगा। लेकिन आप लास्ट में जब जाइएगा चैप्टर को तो वहाँ बताया जाएगा कि यह एक कल्पना थी, यह एक सपना थी जो सिपाही की माँ देख रही है। तो आपको ज़्यादा इमोशनली नहीं होना है, बस इसको पढ़ करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। आषाढ़ का एक दिन के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश जी। कुंती विष्णु की कौन थी? तो प्रोसन थी। कौन थी? प्रोसन थी। मुन्नी मानक की कौन थी? तो बहन थी, बहन। रिफ्यूजी रिफ्यूजी जी कहाँ से भागकर आई थी? तो रंगून से। कहाँ से? रंगून से आई थी। आपको याद रख लेना, रंगून से आई थी, रंगून से आई थी। कहाँ से आई थी? तो रंगून से आई थी। रिफ्यूजी लड़की कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलती रही? कितने दिनों तक जंगली रास्ते चलते रही? आप लोग जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, कितने दिनों तक चलती रही? तो 13 दिनों तक। फौज छोड़कर भागने वालों को क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है। जो फौज में रहता है वो छोड़ करके भागता है तो उसके गोली मार दिया जाता है। यह हमारे इस कहानी में कहा गया हुआ है, जो सपने एक देखा जा रहा है। मुन्नी कितने साल की हो गई है? 14 वर्ष की। उसकी शादी होनी है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बस आप डिटेल्स में पढ़िएगा। यहाँ मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पर। मोहन डाकेश की रचना अंतराल क्या है? क्या है अंतराल? उपन्यास है। क्या? उपन्यास है। मानक कलकत्ता से वर्मा कैसे गया? कैसे गया? तो आपको क्या याद रख लेना है? जहाज से गया था। किससे से? जहाज से गया था। अब आता है पार्ट नंबर कितना? पार्ट नंबर हमारे आता है 9। पार्ट नंबर आता है 9। जिनका नाम है प्रगीत और समाज, जिनका लेखक है नामवर सिंह जी। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जितना लेखक है ना भैया, जितना लेखक, 99% लेखक हमारे वाराणसी से है, मतलब उत्तर प्रदेश से ही आपको देखने को मिलेगा। प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है? तो आपको क्या याद रख लेना, ये हमारे निबंध है। प्रगीत और समाज किस प्रकार का निबंध है? आलोचनात्मक है। क्या? आलोचनात्मक निबंध है हमारा यह। प्रगीत किसे कहा जाता है? आलोचना पत्रिका के सॉरी, प्रगीत किसे कहा जाता है? प्रगीत किसे कहा जाता है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो नामवर सिंह जी है। कौन है? नामवर सिंह जी है। एंड प्रगीत किसे कहा जाता है? आप लोग जल्दी से बता दीजिए इसका कमेंट करके। उसके बाद आता है आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है हमारे? तो नामवर सिंह जी है। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान से। कविता के नए प्रतिमान से दिया गया था। राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है? तो निराला जी। प्रलय की छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी की कवि कौन है? तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत क्या, आदर्श क्या है? प्रबंध काव्य। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी। सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि का नाम क्या है? तो मुक्ति बोध जी। नामवर से मुख्यतः किनके शिष्य माने जाते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के। नामवर सिंह को शमशेर की कौन सी कविता याद आने लगी थी? 1941 में लिखी थी जो कविता। शमशेर की कविता सुनने पर नामवर सिंह को किसकी याद आने लगती थी? थियोडोर एडोनो को। थियोडोर एडोनो को। तन गए रीड के कवि कौन है? नागार्जुन जी। एकांक संगीत किसे कहा गया? प्रगीत को। एकांक संगीत किसे कहा? प्रगीत को। एकांत संगीत किसे कहा गया हुआ है? तो आपको जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, मतलब इसका प्रगीत को कहा गया हुआ है। कवि पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? समाज का। समाज का। किसका? समाज का। देखिए इस सब को आपको लिख लेना है या फिर देख लेना है। इस सब को आप देख लीजिएगा, एक बार हो जाएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ से यह सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर चैप्टर आता है जिनका नाम है जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया हुआ है, उनका नाम क्या है? जूठन। आप लोग एक जूठन को इसको कैसे याद रखिएगा कि पहले के ज़माना में जूठन कौन उठाता था? जो नीच जाति जिसे माना जाता था पहले के ज़माना में। अब कोई भी जाति को नीच नहीं माना जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में, पहले 1900 ईस्वी में
अभी तो 19वीं शताब्दी में जब पहले की जाति को एकदम छोटा माना जाता था, जिसे चमार उमार भी हम लोग कहते हैं, तो उसी को आप लेकर के चलिए कि पहले जो चमार जाति के थे ना वो लोग जूठन खाते थे। जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है ना, यह मतलब कि नीच जाति से आते थे, या जूठन लिखे हुए थे। आप लोग समझ लीजिएगा कि जूठन कौन लिखे है, तो अच्छा वाल्मीकि उसके टाइटल लगता है जो थोड़ी नीच जाति का होता है, तो आपको इसी से याद रख लेंगे। जूठन का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। जूठन का लेखक कौन हमारे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर मतलब जितना लेखक आपको आएगा ना, सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था? मुकुंदी देवी एम छोटन लाल जी। जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा। यह खुद के बारे में लिखा गया है, जो खुद पे हुआ वो सब लिखा गया हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो कालीराम यानी कॉलीराम। स्कूल साफ के लिए ओम प्रकाश जी ने किस पेड़ का लकड़ी तोड़ा? शीशम का। जब पढ़ने जाते थे ना हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब पढ़ने जाते थे, तो इनको स्कूलें साफ करने के लिए भेज दिया जाता था। तो इनके पिताजी एक बार पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब से भेंट किए, बहुत सारा प्रक्रिया हुई। आप लोग इसे डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। स्कूल जाने पर लेखक को क्या करने के लिए कहा गया? सफाई। मैं आपको पहले ही बता दूं, सफाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस दिन कक्षा में चुपचाप बैठ गया? तीसरे दिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? तो जनेश्वर। लेखक को उनके पिता किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज़ सुनकर शिक्षकों ने क्या किया? बाहर निकले। बाहर निकले। जब उनके बेटा साफ सफाई कर रहे थे तो वो खूब चिल्लाए कि कौन मेरे बेटे को ये सब करवा रहा है, मैं पढ़ने के लिए भेजा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तो उसके शिक्षक जी उनके पिताजी का आवाज़ सुन करके बाहर आ गए। कलीराम ने लेखक के पिता को क्या किया? गाली देकर धमकाया। कलीराम किनका नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के शिक्षक का। जब उनके पिताजी आए वहाँ पर, उनके बेटा साफ सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने चिल्लाया। तो उनके जो शिक्षक जो गुरु थे ना, जिसे गुरु तो नहीं हैवान ही कहेंगे, क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं करता था गुरु वाला, तो उसे गुरु कैसे कह सकते? वो हैवान था। उनके पिताजी पर भी गुस्सा होकर के धमका दिए उनके पिताजी को। तो आपको ये सब याद रख लेना। लेखक के परिवार के लोग कितने तगाव के घर काम करते थे? कितने तगाव के घर काम करते थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मवेशियों के दलान मतलब एक घर होता है गांव से में, एक जैसे दलान कहा जाता है। साफ सफाई कब ज़्यादा कष्टदायक हो जाती थी? सर्दियों में, जब एकदम ठंड पड़ती थी एंड उसमें जो मूत्र होती है उस सब जब साफ करना पड़ता था तो बहुत दर्दनायक हो जाता था। दर्दनायक हो जाता था यानी कष्टदायक हो जाता था सर्दियों में। मवेशियों का दलान साफ करने के एवज में प्रति मवेशी को क्या मिलता था? 4 सेर अनाज। एक जो हमारे मवेशी था उनको सब कुछ साफ सफाई करने में 4 सेर अनाज उनको मिलता था। मवेशियों का दलान साफ करने के एवज में मजदूरी कैसे मिलती थी? वार्षिक पर। वार्षिक पर यानी साल में मिलता था उनको, वार्षिक पर। शादी विवाह के अवसर पर चूहरों को खाने के लिए क्या मिलता था? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सबको ना चूहरों कहा जाता था। तो इस सब चीज को आपको याद रख करके चलना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के आवास पर कौन गया था? तो सुरेंद्र सिंह जी गए थे। मरे हुए पशुओं की खाल कहाँ बिकती थी? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में था। लेखक किसके पशु की खाल उतारने आया? ब्रह्मादेव की। तो ये जो सारा दिख रही है, इस सबको आपको एक बार देख लेना है। इस सबको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 जिनका नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो एक डायरी है। क्या है? एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है हमारे? तो मल्लियत जी है। कौन है? मल्लियत जी है। आपको याद रख लेना है कौन है हमारे? मल्लियत जी है। मल्लियत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। मल्लियत जी का निधन कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1982 में हुआ था। मल्लियत जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मल्लियत जी का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव है। आपको पूछेगा कि
मल्ल जी का पूरा नाम क्या है या मूल नाम क्या है, तो आपको क्या बोल देना है, भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। हंसते हुए मेरा अकेलापन गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको फर्स्टली ही बता दिया हूँ कि यह हमारा क्या है, एक डायरी है। क्या है, डायरी है। मल्यज ने किस विषय से एमए किया था, अंग्रेजी से किया था। किससे, अंग्रेजी से किया था। मल्यज ने कहाँ से एमए किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जख्म पर धूल साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो यह एक कविता है। परिमल क्या थी, परिमल क्या थी, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, तो साहित्यिक संस्था है। मल्ल जी ने डायरी की लिखने शुरुआत कब की थी। मल्ल जी जब यह डायरी लिख रहे थे तो कितने वर्ष के थे, यानी कब स्टार्ट किए थे, तो जब 21 वर्ष के थे तब से स्टार्ट कर दिए थे लिखना। प्रथम डायरी कब और कहाँ से लिखी गई थी, प्रथम डायरी कब और कहाँ से लिखी गई थी, रानीखेत 14 जुलाई 1956 में लिखी गई थी। दूसरी डायरी कब लिखी गई थी, तो 18 जून 1957 में किया गया हुआ था। क्या, 8 जून 1957 में। तीसरी डायरी कब और कहाँ से लिखी गई, तीसरी डायरी कब और कहाँ से लिखी गई, तो कौसानी 4 जुलाई 1962 में। क्या, 4 जुलाई 1962। यथार्थ के लेन देन का नाम क्या है, यथार्थ के लेन देन का नाम क्या है, तो संसार। पहली डायरी में किसका वर्णन है, तो सेना की छावनी का। पहली डायरी में किस समस्या पर विचार किया गया है, तो वन संरक्षण पे। छठी डायरी में किसका वर्णन है, तो फल बेचने वाले लड़की का। 11वीं डायरी में किसका वर्णन है, तो डर का। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसकी है, तो भरत जी श्रीवास्तव, जिसे मल्ल जी कहते हैं। और 12 नंबर चैप्टर को देख लीजिए आप, जो तिरिक्ष है। क्या, तिरिक्ष है, यह एक कहानी है जिसमें सांप के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तिरिक्ष क्या है, डोलते उलते जाता है, सांप काट लेता है। आप लोग इसको फुल वॉच कीजिएगा ना, इसको पर्सनली इस चैप्टर को आप देखिएगा, डिटेल्स में एक्सप्लेन करके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि तिरिक्ष शीर्षक पाठ का लेखक कौन है हमारा है, तो उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको क्या याद रख लेना है, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। यही एक ऐसा लेखक है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, वरना अभी तक आप जो भी देखें सबका जन्म उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, योगी बाबा के राज्य में, योगी बाबा के राज्य में। उदय प्रकाश ने अंग्रेजी भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया है, किस पत्रिका का संपादन किया था, एमिनेंस का। अरेबा फरेबा के लेखक का नाम क्या है, उदय प्रकाश। क्या, उदय प्रकाश। दरियाई घोड़ा का लेखक कौन है, उदय प्रकाश। ये आपको पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है, हम लोग में भी पूछा गया था, तो पता है हम लोगों ने यह गलती कर दिया था, हम लोगों ने गलती कर दिया था। इस चैप्टर को जब हम लोग देखे थे, हम लोग इसे हल्के में ले लिए थे, इसे हम लोग हल्के में ले लिए थे। आपको इसको याद रख लेना है कि दरियाई घोड़ा का लेखक कौन है, दरियाई घोड़ा का लेखक कौन है, दरियाई घोड़ा का लेखक कौन है, तो आपको उदय प्रकाश जी। क्या, उदय प्रकाश जी। तिरिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई, तिरिक्ष कहानी किस शैली में लिखी गई, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है इसका आंसर। तिरिक्ष क्या है, विषैला जीव है। क्या, विषैला जीव है यह। तिरिक्ष किसका प्रतीक है, तिरिक्ष किसका प्रतीक है, नगरीय संस्कृति का, नगरीय संस्कृति का। लेखक के पिता शहर क्यों गए थे, लेखक के पिता शहर क्यों गए थे, अदालत में पेशी के लिए गए थे। लेखक के पिता का निधन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। लेखक के पिता कितने साल के थे, तो 55 वर्ष के थे। लेखक के पिताजी ने लेखक को शहर के डॉक्टर पंत के पास क्यों भेजा था, तो आपको क्या याद रख लेना, पैसे के लिए भेजा था। तिरिक्ष काटने के बाद क्या करता है, पेशाब पेशाब में लौटता है, पेशाब में लौटता है। क्या, पेशाब में लौटता है। तिरिक्ष मतलब सांप होता है। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, बोलने की। आप लोग एक कहानी भी देखी होइएगा या फिर कार्टून वीडियो देखे होइएगा, हाँ कार्टून वीडियो ही आप देखे होइएगा कि एक बॉय रहता है, वह सपने में ही कहीं कहीं घूमने चला जाता है, कोई होटल चला जाता है, रोडे पर घूम रहा था, वो गाड़ी चलाता रहता है, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी करने लगता है सपना में। लेखक के पिता शहर कैसे गए थे, तो आपको शहर क्यों गए थे, क्यों गए थे एंड कैसे गए थे, तो आपको क्या याद रखना है, वो ट्रैक्टर से शहर गए थे। कहाँ से गए थे, ट्रैक्टर से शहर गए थे। मतलब लेखक के पिताजी शहर कैसे गए थे, तो ट्रैक्टर से गए थे। चांदनी रात की ओंस और शीत में क्या होती है, अमृत होती है। क्या, अमृत होती है। लेखक के पिता ने क्यों काढ़ा पिया,
क्यों काढ़ा पिया था? तिरिक्स का जहर उतारने के लिए पिया था। शहर में लेखक के पिता किस बैंक में गए थे? किस बैंक में गए थे? तो स्टैंड बैंक में। किस बैंक में गए थे? तो स्टैंड बैंक में गए थे, स्टैंड बैंक में। बैंक के कैशियर का नाम क्या था? बैंक के कैशियर का नाम क्या था? तो आपको क्या याद रखना है? अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। आपको ये सब याद रख लेना है। बैंक के कैशियर का नाम क्या था? तो अग्निहोत्री। जादुई यथार्थ की कहानी किसे कहा गया है? तो तिरिक्स को कहा गया हुआ है। उदय प्रकाश जी का माता का नाम क्या था? तो आपको जल्दी से बता दीजिए, गंगा देवी जी था उनका माता जी का नाम। अब हमारे पास आता है गद्य खंड का लास्ट चैप्टर जो आता है शिक्षा, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो इसे कंप्लीट करना आपका परम धर्म बनता है, तभी तो आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा, बूस्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है हमारे पास? जे कृष्ण मूर्ति जी। जहाँ पर आपको मूर्ति दिखेगा वहाँ पर आपको क्या याद रख लेना है कि शिक्षा चैप्टर, जैसे आपको पूछ लेगा कि शिक्षा चैप्टर कौन लिखे हुआ है, तो शिक्षा कौन देते हैं? हमारे सरस्वती माता। तो अभी सरस्वती माता जी का पूजा भी आने वाला है ना, तो मूर्ति हम लोग लाते हैं ना। अच्छा, मूर्ति, जे कृष्ण मूर्ति, शिक्षा मूर्ति, शिक्षा, इससे रिलेट करके आपको याद रख लेना है कि शिक्षा मूर्ति, शिक्षा मूर्ति, शिक्षा मूर्ति, शिक्षा मूर्ति, ये सब करके आपको याद कर लेना है। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति जी का निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति किस उम्र में मातृहीन हो गए थे? इनकी माता जी किस उम्र में मर गए थे? मातृहीन। माता पिता की मृत्यु कब हुई थी? जब ये 10 वर्ष के ही थे। जे कृष्णमूर्ति का माँ का नाम क्या था? तो संजीवम्मा, संजीवम्मा। शिक्षा पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो संभाषण है। क्या? संभाषण। बचपन में कैसे वातावरण रहना आवश्यक होता है? स्वतंत्र वातावरण में। क्या? स्वतंत्र वातावरण में बचपन में रहना चाहिए, एकदम खुला वातावरण, एकदम साफ सुथरा वातावरण। ऐसा नहीं कि ऐसे वातावरण में जहाँ डेली का डेली गाली गलौज होता है, तो आप लोग भी वैसा ही बन जाइएगा। तो यानी बच्चों को युवा अवस्था में स्वतंत्र वातावरण में रहना परम आवश्यक है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? जीवन को पूर्ण रूप से समझना। शिक्षा का मुख्य काम है पूर्ण रूप से जीवन को समझना कि यह जीवन क्यों है, जीवन क्यों दिया गया हुआ है, इससे क्या हम नेक काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो शिक्षा का दुरुपयोग करके, जैसे आप लोग कुछ दिनों पहले ही देखे होंगे कि एक युवक ने कैसे लाल किला के पास जा करके उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया था। वो पढ़ा लिखा था तो ही ना वो बम ब्लास्ट कर पाया था, खुद से बना करके। लोग कब मेधावी नहीं हो सकते? लोग कब मेधावी नहीं हो सकते? भयभीत होने पर। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से। पूंजीवादी से लड़ रहा है, जो पूंजीपति होता है उससे लड़ रहा है गरीब आदमी से। जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो नारायण जिद्द था। जे कृष्णमूर्ति प्रायः क्या करते थे? तो बोलते थे। क्या थे? बोलते। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी है। द ऑनवी रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है हमारे? तो जे कृष्णमूर्ति जी है। यहाँ प्रत्येक आदमी क्या कर रहा है? तो विरोध में खड़ा है, एक दूसरे के विरोध में ही खड़ा है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों क्या है? पृथक 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 प्रतिक्रिया नहीं है। महत्वाकांक्षा क्या कर रहा है? अपना नाश कर रहा है। क्या? अपना नाश कर रहा है। तो ये रहा आपका गद्य खंड का संपूर्ण निचोड़। अगर आप इसे कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आएगा नहीं, बुक से तो एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आएगा नहीं। एंड एकदम कम टाइम में, मतलब 1 घंटा से अंदर ही मैं आपको गद्य खंड का पूरा निचर लेकर के आ गया हूँ। एंड इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा काव्य खंड का ही 2 लेक्चर में पूरा एंड कर दूंगा। काव्य खंड का भी 2 लेक्चर में पूरा एंड कर दूंगा। या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या
ये वन शॉट में ही आपको उसका क्लियर करवा दूँ, यानी 3 वीडियो ही आप देखिएगा तो आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। एंड हाँ, आप लोग यह सिर्फ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बनाता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।